Chapter name is non-profit organization, not for profit organization. ऐसा होता है अपने आसपास तुम जितने भी कंसर्न्स देखते हो, जितने भी, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, हमारे आसपास जितनी भी कंसर्न्स होती है ना, दो तरह की कंसर्न्स होती है। एक होती है बच्चों ट्रेडिंग कंसर्न्स, यानी कि जो बिजनेस कर रही हैं, और एक वो जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स हैं, यानी कि जो बेसिकली बिजनेस नहीं कर रही बट एक्चुअली कुछ ना कुछ काम तो वो भी कर रहे हैं, जैसे स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस एसोसिएशंस, क्लब्स, ये सब वो हैं जो कोई बिजनेस नहीं करते, but still they are indulged in some type of activities, और क्योंकि some type of activity is there, तो इसलिए उनको भी अकाउंटिंग करना जरूरी है। ऐसी कंसर्न्स को बोलते हैं बच्चों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस विच आर नॉट मेंट फॉर प्रॉफिट, किसी पर्पस के लिए चलाई गई, जैसे डीटीसी, प्रॉफिट हो या ना हो वो चलानी है पब्लिक यूटिलिटी की तरह से। इलेक्ट्रिसिटी कंसर्न्स, तुम्हारे लिए मैं सिंपल उस पे आता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई क्लब खोला, उस क्लब में क्या करते हैं हम लोग, सारा दिन तो अपने अपने ऑफिस जाते हैं, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद वहां पर आपस में मिलते हैं फॉर अ चेंज, फैमिली गेट टुगेदर्स करते हैं, और वहां पर नॉन मेंबर्स भी आते हैं बट मोस्टली मेंबर्स ही आते हैं। हम लोग लेट अस अज्यूम हम लोग 50 मेंबर्स हैं। अब ये सारे मेंबर्स मिलकर आपस में ही कंट्रीब्यूट करते हैं, वहीं पर छोटी सी कैंटीन खोली हुई है, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, स्नैक्स खाते हैं, खेलते हैं, और उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। लेट अस अज्यूम तुमने मुझे यहाँ का फाइनेंशियल इंचार्ज बना दिया, मैंने कैलकुलेशन करके बताया कि यहाँ पर साल भर का टोटल खर्चा होगा करीब 15 लाख रुपए, और हम लोग 50 मेंबर हैं, तो हर पर्सन मस्ट गिव 30,000 रुपीज पर एनम। हम सब ने 30,000 रुपए दे दिया, 15 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, इसमें से हम खर्च करते रहे। अब एक बात बताओ, साल के एंड में मान लो सिर्फ 14 लाख खर्च हुआ और 1 लाख बच गया, तो क्या ये हमारे लिए प्रॉफिट है? इज इट अ प्रॉफिट? मुझे बताओ। नो सर। नहीं। No, अच्छा, sir. अगर मान लो 15,50,000 खर्च हो गया, 50,000 एक्स्ट्रा खर्च हो गए, और मुझे सबसे 1,000 रुपए एक्स्ट्रा और लेना पड़ा, तो ये क्या लॉस हुआ बच्चों? नो सर। नो सर। ये कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं है, क्योंकि ये, अच्छा इसको बोलेंगे हम लोग, ये या तो सरप्लस है, या तो कुछ पैसा बच गया है, या डेफिसिट, या कुछ पैसा कम पड़ गया। बड़ी सिंपल सी बात। ऐसे क्लब को चलाने के लिए मेंबर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं, कई बार नॉन मेंबर्स भी दे जाते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट भी दे देती है ग्रांट, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो पैसा आता है। लेकिन अकाउंटिंग तो यहाँ की भी जरूरी है। सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो आपको मेनली समझना है। देखो ऐसा होता है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, हमारे आसपास या तो होंगी ट्रेडिंग कंसर्न्स या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट कंसर्न्स। बेसिक पर्पस में ही बच्चों हमारा फर्क है, इसलिए कुछ बेसिक टर्म्स भी चेंज हो जाएंगी और बेसिक अकाउंटिंग भी। ट्रेडिंग कंसर्न के केस में हम लोग जिस चीज के लिए कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक क्या होती है बच्चों? हमें पता है 11th क्लास में वो
ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर शो करते हैं, रिसीट्स डेबिट बोर्ड कम्स इन डेबिट साइड पर शो करते हैं, क्रेडिट बोर्ड गोज आउट, पेमेंट्स क्रेडिट साइड पे शो करते हैं, और फिर क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर देते हैं। इस तरह से कैश बुक बनाई जाती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसी कैश बुक की बजाय बनती है बच्चों रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। अब क्या फर्क है रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट में, वो भी बताता हूँ। बनाने में तो तुम्हें कोई फर्क नजर आएगा नहीं। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर दिखाया जाएगा बच्चों कैश और बैंक का, सारी रिसीट्स डेबिट साइड पे दिखाई जाएंगी, सारी पेमेंट्स क्रेडिट साइड पे दिखाई जाएंगी, और क्लोजिंग बैलेंस दिखाया जाएगा। तो तुम देख रहे हो फॉर्मेट इज सेम, बिल्कुल सेम। फर्क क्या है? कैश तो डिटेल्ड बनती है बच्चों, और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट समरी फॉर्म में बनता है। मतलब ये कि मान लो साल भर में हमने सैलरी 12 बार दी है, वेजेस 12 बार दी है, मान लो कोई और खर्चा हमने 15 बार किया है, तो वो उतनी बार ही लिखा जाएगा। रेंट 12 बार दिया है तो 12 बार लिखेंगे, सैलरी 12 बार दी है तो 12 बार लिखेंगे, कोई खर्चा 20 बार किया तो 20 बार लिखेंगे, रिसीट में भी और पेमेंट में भी। मान लो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट साल में 4 बार रिसीव हुआ है तो डेबिट साइड पे 4 बार इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव करेंगे। ये कैश बुक में ऐसा होता है, कैश बुक। लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में समरी में दिखाते हैं। जैसे हमने 12 बार रेंट पे किया तो यहाँ पे एक ही बार बाय रेंट नजर आएगा टोटल समरी। मान लो 4 बार इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ तो यहाँ पे एक ही बार टू इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट नजर आएगा। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट समरी फॉर्म में होता है, कैश बुक डिटेल फॉर्म में। नंबर 2, ट्रेडिंग कंसर्न्स के केस में ये तो तुम बहुत अच्छी तरह से तुम्हें याद है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस शो किए जाते हैं, क्रेडिट साइड पे सारे इनकम्स और रेवेन्यूज और गेन्स शो किए जाते हैं। और जो भी इसका डिफरेंस होता है, इधर वो हमारा या तो नेट प्रॉफिट बचता है बच्चों, जानते ही हो ये, और या नेट लॉस। बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसी के बजाय हम लोग अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस का तो मतलब ही नहीं है ना यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम हो जाता है इनकम एंड expenditures account, incomes and expenditures। यहाँ पर भी डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस लॉसेस शो किए जाते हैं, क्रेडिट साइड पे सारी इनकम शो किए जाते हैं और गेन्स शो किए जाते हैं। रेवेन्यूज जनरली कोई होती नहीं है इसलिए, लेकिन बस डिफरेंस इतना सा जो बचेगा दैट इज नॉट नेट प्रॉफिट। जैसा मैंने अभी तुम्हें अपने एग्जांपल में बताया, दैट विल बी कॉल्ड सरप्लस। और नेट लॉस आ जाए उसको नेट लॉस नहीं बोलते, डेफिसिट बोलते हैं, डेफिसिट। ठीक है जी, डेफिसिट या डेफिशिएंसी। दिस सरप्लस इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स, और इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर्स ओवर इनकम। तो पूरा नाम तो यही होता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको सरप्लस या डेफिसिट बोलते हैं। यस और नो बोलो बच्चों, एक बार क्लियर करो। Yes, sir. Yes, sir. Balance sheet will good. Balance sheet will remain as it is.
एसेट्स को एसेट्स ही बोलेंगे क्योंकि वो कोई प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड नहीं है। लायबिलिटीज को लायबिलिटीज ही बोलेंगे, कैपिटल को कैपिटल ही बोलेंगे या पार्टनर्स कैपिटल को कैपिटल ही बोलेंगे। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बस एक फर्क होगा, यहाँ पर भी बैलेंस शीट में तो कोई चेंज नहीं, बिकॉज इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एसेट्स एज इट इज रहेंगी, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, लायबिलिटीज भी रहेंगी। फर्क सिर्फ ये आ जाएगा, कैपिटल विल बी कॉल्ड एज कैपिटल फंड। कैपिटल फंड इसलिए क्योंकि दिस इज contributed capital. This is contributed capital. It's not invested capital. It is contributed. जैसे तुम अपनी पार्टीज के लिए कॉन्ट्री इकट्ठा करते हो ना, कि 500 तू दे, 500 तू दे, 500 तू दे, 6 मेंबर्स हैं, 6 फ्रेंड्स हैं, आपस में 3000 इकट्ठा हो गया, वो खा भी लेंगे। वैसा नहीं है कि बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ये हमारी वो बनी, इसको हम लोग फ्यूचर में निकाल सकेंगे। इट्स नॉट दैट टाइप। हम इसको इसलिए फंड बोल देंगे, कैपिटल फंड। और कैपिटल फंड के मैं तुम्हारे को बताऊं, कई नाम और भी बोल सकते हो। कैपिटल फंड को तुम लोगों को तंग करने के लिए कई बार इसका नाम जनरल फंड, ये याद रखना, इस पे बेस कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चा भूला होता है जनरल फंड नाम की कौन सी चीज होती है, या accumulated fund. So capital fund is general fund or accumulated fund. ठीक है, ये कोई भी नाम तुम्हारे लिए काम आ जाएगा, लेकिन बस फर्क यही है कि एसेट एसेट, लायबिलिटी लायबिलिटी, कैपिटल को कैपिटल फंड। किसी किसी क्वेश्चन में जनरल फंड बोल देंगे, किसी किसी क्वेश्चन में accumulated। यहाँ तक सब क्लियर चल रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. अब कुछ स्पेशल आइटम्स पढ़ो इस चैप्टर के पॉइंट से। ध्यान से। नंबर 1, डोनेशंस। डोनेशन बच्चों दो तरह की हो सकती है, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल डोनेशन मतलब जनरल डोनेशन, किसी ने भी डोनेशन दे दी हमारे क्लब को, जैसे हमारा रिलीजियस ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, कोई आया 11 रुपए दे गया, कोई आया 51 रुपए दे गया, कोई आया 51,000 रुपए दे गया, कोई आ गया 5 लाख रुपए दे गया, 1 लाख दे गया, 10,000 दे गया। दैट आर कॉल्ड जनरल डोनेशंस। जनरल डोनेशंस इज आवर इनकम, तो इसको हम अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे शो। दिस इज आवर रेवेन्यू इनकम। आई रिपीट, दिस इज आवर रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम का मतलब जैसे 11th क्लास में आपको बताते थे, दो तरह की इनकम होती है। रेवेन्यू इनकम जो बार बार हो रही है, छोटे छोटे अमाउंट की हो रही है, फ्रॉम रेवेन्यू इनकम। लेकिन अगर डोनेशंस आर स्पेसिफिक, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, donation for swimming pool, donation for books, donation for playground, donation for this, donation for that, पर्पसली दिया गया है कि इस चीज के लिए डोनेशन दी गई है, तो बच्चों उसको बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। दैट इज आवर कैपिटल इनकम। कैपिटल मतलब कभी कभी होने वाले इस तरह की इनकम, और उसको हम लोग लायबिलिटी साइड पर शो करेंगे। हम लोग लायबिलिटी साइड पर शो करेंगे, यानी कि उसको ऐसे लिखना होता है कि हम उसको कैपिटलाइज करना है, या क्वेश्चन में ही क्लियरली लिखा होगा कि कैपिटलाइज दिस इनकम। जिसको भी वो कैपिटलाइज करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब उस इनकम को डायरेक्ट इनकम नहीं शो कर रहा, लायबिलिटी साइड पे। अब इसका भी पर्पस सुन लो। इसको लायबिलिटी साइड पे देखो, ये तो मुझे रिसीव तो हो गया, अब ये लायबिलिटी का है कि लायबिलिटी ये कि इस तरह की जितनी भी स्पेसिफिक चीजें हमें रिसीव होती हैं, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो वो
बिल्डिंग में यूज करने के लिए ही होती हैं। अगर वो मैं बिल्डिंग में यूज करूँ देन इट इज ओके, बट अगर मैं उसको बिल्डिंग में यूज नहीं करके कहीं और यूज करूंगा तो मैं उसकी कंडीशंस को वायलेट कर रहा हूँ, मुझे पैसा वापस भी देना पड़ सकता है। तो दैट डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशंस आर सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। जब तक मैं उन रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से नहीं चलूंगा तब तक वो मेरी इनकम नहीं बनेगी, तब तक वो एक तरह से वो मेरी लायबिलिटी ही रहेगी। इसलिए उसको कैपिटलाइज करना कहते हैं, लायबिलिटी साइड पर शो करना कहते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नंबर 2, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस, वैसे तो इसको कैपिटलाइज करते हैं, लेकिन फिर भी एक लाइफ मेंबरशिप फीस जो है इसको हम लोग कैपिटलाइज ही करेंगे, क्योंकि ये एक तरह से पूरी लाइफ की इकट्ठी मेंबरशिप फीस से होती है। ये आप समझो कि मेरे लिए कैपिटल रिसीट है, तो इसको हम हमेशा लायबिलिटी साइड पर शो करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस हमेशा हमारे लिए रेवेन्यू इनकम होती है, और रेवेन्यू इनकम हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर शो करता है। नंबर 4, अगर मैं इसको लेगेसीज रिसीव हो, लेगेसीज को ना हिंदी में एक वर्ड होता है जायदाद, कोई ऐसे समझो कायदे से तो ये कोई बहुत बड़ा सर अमाउंट, वो जो विल लिख के जाते हैं जो, हाँ नहीं वो तो है ही, लेकिन मैं इसकी अकाउंटिंग पे आ रहा हूँ सीधा। कोई बहुत बड़ा अमाउंट हमें कहीं से रिसीव हो गया सिस्टमैटिकली और टेक्निकली, तो उसी को लेगेसीज रिसीव हो गया। लेकिन कई बार कुछ किसी ने 11,000 भी दे दिया अपनी बिल में, या किसी अपनी समझो कैसे बोलूं अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसको लेगेसी का नाम दे देते हैं। वैसे कायदे से लेगेसी इज अ ह्यूज अमाउंट, और लेगेसी को हमेशा कैपिटलाइज करना चाहिए। लेकिन लास्ट ईयर में तुम्हारी बुक में देख रहा था कि उन्होंने सीबीएसई वालों ने इसकी 2 ट्रीटमेंट दी हुई, लेगेसी भी उन्होंने स्पेसिफिक जनरल दी हुई है। अगर स्पेसिफिक है बच्चों तो इसको कैपिटलाइज कर दो। एक सेकंड आपको होल्ड करना पड़ेगा बच्चों। हाँ जी बच्चों, सो लेगेसीज में लास्ट ईयर में देख रहा था कि बुक के अंदर स्पेसिफिक और जनरल 2 कैटेगरी बना दी। तो लेगेसीज फॉर समथिंग हो तो उसको कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज करने का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसको लायबिलिटी साइड पे शो कर दो। और जनरल जितनी भी हैं दैट इज योर रेवेन्यू इनकम, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे शो। डोनेशन मतलब दान पुण्य बाहर वाले देते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस मेंबर्स दे देते हैं पूरी लाइफ के लिए, क्लब्स वगैरह में ऐसा चलता है। एंट्रेंस फीस एक तरह की एडमिशन फीस होती है, लेगेसी फीस बाहर वाले देते हैं बट वो बार बार नहीं देते हैं। और जो सबसे मेन पॉइंट होता है दैट आर कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। इट्स जस्ट लाइक गुडविल इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का क्वेश्चन जैसे गुडविल के बिना नहीं बनता, वैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन के बिना बन ही नहीं सकता। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है, हिंदी में होता है चंदा, इन द सेंस कि हम जो मेंबर्स आपस में मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे साल का खर्चा वर्चा चलाने के लिए, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। और वो किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ी रेवेन्यू इनकम होती है, और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर शो करते हैं। तो ये 5 ऐसे स्पेशल आइटम हैं। सर एक बार सब्सक्रिप्शन दोबारा समझा दो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि हमारा मान लेते हैं कि जो क्लब है उसमें साल भर में खर्चा होना है 15 लाख रुपए, और हम हैं 50 मेंबर्स, तो एक तरह से एनुअल एक्सपेंस पर मेंबर का 15 लाख डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू 30,000 रुपीज हो गया। तो 30,000 जो हर मेंबर पे कर रहा है, दैट 30,000 इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। ओके बेटा? ओके सर। बच्चों इसकी पिक ले लो प्लीज, 1 मिनट, इसकी भी पिक ले लो।
ले ली सर। सब लोग अपने अपने ग्रुप के लिए ले लो बेटा। अमितोष तुम भी ले लो, आरुषि। चलो आगे। सर नेक्स्ट पेज। चलिए अब इसकी भी पिक ले लो। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन नंबर 1 निकालो। आशिया एक बार रीड करो। एक सर। पंचका तुम करो बेटा रीड क्वेश्चन नंबर 1। From the information given below, prepare the receipts and payment account of Railway Club for the year ended 31st March 2020. Cash in hand on 1st April 2019, 4390, subscriptions 37600, donations 8000, entrance fee 4300, rent receipt for club halls 5250, electricity charges 3440, taxes paid 490, salaries 21,500, honorarium to secretary 2500, interest received on payments 2950, printing and stationery 350, petty cash expenses 900, insurance premium paid 310. ठीक है बच्चों, देखो कैसे बनता है receipts and payment account for the year ended 31st March 2020। बिल्कुल सिंपल कैश बुक की तरह से इसका फॉर्मेट बनेगा, जैसे लेजर तुम बनाते हो। चार कॉलम है, डी शेप अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल। वो आपसे ये भी पूछेंगे कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की नेचर क्या होती है, रियल, पर्सनल या नॉमिनल। तो बहुत सिंपल है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्योंकि कैश ट्रांजैक्शंस आनी है तो हम इस अकाउंट की नेचर क्लियरली बोल देंगे, दिस इज रियल अकाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, particulars, amount। रोनित तुम हो ना बेटा क्लास में? डेबिट में सब कुछ 2 से, क्रेडिट में सब कुछ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 निकाल रहा हूं बच्चों। आप देखो सबसे पहले कैश का हमें बैलेंस चाहिए होगा ओपनिंग। हाँ बेटा। सर बुक में पर्टिकुलर्स की जगह डेबिट साइड पे रिसीट्स और क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स लिखा हुआ है, तो हमें वैसे ही लिखना है। क्या बुक में पर्टिकुलर्स की जगह डेबिट साइड पे रिसीट्स और क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स लिखा हुआ है, वैसे चलो वो भी ठीक है, चलो वैसे ही कर लो, ठीक है। आप पर्टिकुलर्स ना लिखने की बजाय डेबिट साइड पे रिसीट्स और क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स लिखें, बिल्कुल ठीक है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, उसके बाद टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर बैंक भी दिया होता तो हम यहाँ पे लिख देते 4390 और सीधा बाहर के कॉलम में जाए। अब हम सिंपल देखते जाएंगे जो जो रिसीट्स हैं डेबिट साइड पे, जो जो पेमेंट्स हैं क्रेडिट साइड। देखो सब्सक्रिप्शन कॉमन सेंस है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा रिसीव होती है, तो सब्सक्रिप्शन। अमाउंट कोई प्लीज बोलते चले जाओ और आइटम भी बोलते चले जाओ, मेरे को थोड़ा कंफर्ट हो जाएगा, बार बार देखना नहीं पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन 37,600। उसके बाद डोनेशंस 8,000। 80,000 8,000। ठीक है, बढ़ो बढ़ो बेटा बढ़ो। एंट्रेंस फीस भी बच्चों रिसीट होती है, अभी आपको बता 4,300। 4,300, शाबाश। नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल्स। ये देखो जी रेंट रिसीव्ड है,
खाली रेंट लिखा होता तो इसका मतलब पेड होता, पेमेंट साइड पे चला जाता। यस प्लीज। 5250. 5250। नेक्स्ट बेटा, Electricity charges. अब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो हम हमेशा पे ही करेंगे बच्चों, तो पेमेंट साइड पे आएगा। प्लीज अमाउंट बताओ। 3440. 3440, शाबाश। नेक्स्ट, Taxes paid. टैक्स पेड ही होता है हमेशा। 490. 490। हाँ जी, नेक्स्ट। Salaries. सैलरी भी बच्चों पे होती है, कभी भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सैलरी रिसीव तभी होती है जब हम जॉब कर रहे होते हैं। मैं तो क्लब चला रहा हूँ, जॉब थोड़ी कर रहा हूँ। सैलरी पेड कितना बेटा? 21,500. 21,500, शाबाश। नेक्स्ट, Honorarium to secretary. ऑनोरेरियम होता है बेटा जो हमारे रोल पे नहीं होता। फॉर एग्जांपल, हमारा क्लब है या स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, हमने कपिल देव को बुलाया, वो आए और हमने उनको कुछ दिया। या मान लो कोई और स्पेशल कोच है जो महीने में एक बार आते हैं तो साल में 12 बार आने की हमसे फीस ले जाते हैं। दे आर नॉट आर एम्प्लॉय, या हमारे क्लब के साथ वैसे इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो उसको बोलते हैं ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम टू, क्या लिखा हुआ है? Secretary. ठीक है। ऑनोरेरियम पेड कितना? 2500. 2500। नेक्स्ट, Interest received on investments. रिसीव्ड है बच्चों, रिसीव्ड। सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा रिसीव होता है। यस, नेक्स्ट, कितना अमाउंट? 2950. 2950। नेक्स्ट, Printing and stationery. ये पिक्चर हमेशा पेमेंट होती है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए। हम लोग स्टेशनरी परचेज करते हैं ना। कितना अमाउंट? 350. 350। नेक्स्ट, Petty cash expenses. petty cash expenses, in fact petty expenses। नेक्स्ट, कितना अमाउंट? 900. 900। नेक्स्ट, Insurance premium paid. इंश्योरेंस प्रीमियम। एनीथिंग एल्स? No, sorry, last. ठीक है, इंश्योरेंस 310. 300। और सिंपल कैश बुक की तरह बच्चों में इसका टोटल करूंगा, और उसके बाद अल्पांश करना डेबिट साइड पे कितना टोटल आ रहा है। जब तक ये मैं लिख रहा हूँ, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ पर कैश लिखकर इसका बैलेंस बचा दें। डेबिट साइड का टोटल करो, कितना आ रहा है? $62,490। 62,490. हाँ जी सर. और यहाँ पर अब अपने आप बैलेंसिंग फिगर बचानी है आपको। $33,000, प्लीज चेक करना, चेक करो। इज देयर एनी आंसर गिवन? चेक करो। Yes, sir. 33,000. सिंपल कैश बुक है बेटा, इसमें मुझे कुछ स्पेशल नहीं करना था, बस टोटलिंग करके बैलेंस कैरेट डाउन बचा देना था ये। और सर, हाँ, जो एंट्रीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आती है वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में भी आती है। नहीं मुझे तो दोनों ऐसे में मत अलग अलग समझो। आती है। सुनो, इसका कोई तुम्हें मैं सिंपल जवाब देता हूँ। जो सारी एंट्रीज कैश बुक में आती हैं, क्या वो सारी एंट्रीज P&L अकाउंट में आती हैं? नहीं सर। बस यही उसका आंसर है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सारी रिसीट्स और पेमेंट आती हैं। इन रिसीट्स और पेमेंट में से जितने इनकम्स और एक्सपेंसेस हैं वो हम इनकम और एक्सपेंसेस में शो कर देंगे, और बाकी जितनी आइटम्स हैं एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड वो सब बैलेंस शीट में अपीयर हो जाएंगे। बच्चों पिक खींच लो प्लीज इसकी। पिक खींच लियो, मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूँ। Bengal Cricket Club was inaugurated on 1st of April. It had the following receipts and payments. क्योंकि इसने इनॉग्रेट किया है तो मतलब इसका फर्स्ट ईयर है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं होगा।
बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं गिवन होगा, बाकी तो बच्चों रिसीट्स एंड पेमेंट एज इट इज दी होंगी। और कितना सिंपली रिसीट्स दे दी और पेमेंट दे दी। रिसीट तीनों डेबिट साइड पे लिख दो, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, और सारी पेमेंट रेंट, पोस्टेज, न्यूज़पेपर, इन्वेस्टमेंट, स्टेशनरी, एंटरटेनमेंट, मिसलेनियस, सब ब्रेक साइड पे पेमेंट कर दो बच्चों, और अपने आप क्रेडिट बैलेंस मतलब कैश बैलेंस निकल आएगा। यस और नो करो। यस सर। हाँ, इसी तरह Yes, से sir. बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, इन्होंने रिसीट्स और पेमेंट दे दी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें तुम देखो, ध्यान से देखोगे तो लास्ट में कैश इन हैंड का बैलेंस गिवन है, कैश एट बैंक का बैलेंस नहीं गिवन है, तो बैलेंसिंग फिगर जो बचेगी ऑटोमेटिकली बैंक बैलेंस बच जाएगी। हाँ या ना? देखो सुनो, बड़ी सिंपल सी बात सुनो, एक मिनट ध्यान से सुनना। कर्सर देखो, अगर कोई बैंक बैलेंस दिया होता तो मैं यहाँ पर तो लिख देता ओपनिंग बैंक बैलेंस। मान लो 4,000 रुपए कैश है, 10,000 रुपए बैंक है, तो टोटल 14,000 यहाँ पर आ जाता। उसकी टोटलिंग करता, टोटलिंग करके यहाँ बैलेंसिंग फिगर बचाता। इस बैलेंसिंग फिगर में से मान लो कैश दिया हुआ है मुझे 10,000, तो बाकी 23,000 अपने आप बैंक बच जाता है। आई रिपीट माई वर्ड्स, इसमें से जितना कैश गिवन है वो कैश लिख देंगे, बैलेंस फिगर अपने आप बैंक बैलेंस बच जाएगी। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात बेटा? Yes, sir. इसमें तो बड़े सारे क्वेश्चन दे दिए, पिछले साल वाली सेम कॉपी लग रही है मुझे। ओ भाई गॉड, एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया। लास्ट टाइम 5 क्वेश्चंस थे, दिस टाइम दिस इज देयर आर 6 क्वेश्चन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जैसा सिंपल कंसेप्ट भी 6 क्वेश्चंस आपको करने हैं। कल तक हो जाएंगे बच्चों। मीटिंग का टाइम 1 मिनट से कम रह गया, फटाफट बोल दो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. नई मीटिंग करूं या पहले कल तक जितना कवर अप करते हो ये भी बोल दो फटाफट। सर कल तक इतना कर लेंगे। ठीक है, कल तक ये 6 क्वेश्चंस करो। कल हम लोग इनटू मतलब और फंड बेस्ड अकाउंटिंग, सब्सक्रिप्शन वगैरह में घुस जाएंगे। तो मतलब एक क्लास में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली छोटे-छोटे क्वेश्चन है, 10-10 क्वेश्चन आराम से। बाय फॉर टुडे बच्चों, बाय। ओके सर। बाय बेटा, बाय बाय Bye, sir. बाय बच्चों।